बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लोग आपकी बेबसी की वजह भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि आखिर आप इतनी परेशान क्यों हो। सुशांत सिंह मामले में जिस तरह से शुरुआत हुई, संग्राम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर उतर आया। नमस्ते, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। देश का सवाल में आज बात उस वीरांगना की जो अकेले एक सरकार से लोहा ले रही है, जिसका दफ्तर पहले तोड़ा गया, अब उसे ड्रग्स केस में घसीटा जा रहा है। जी हां, कंगना और उद्धव सरकार की लड़ाई का ये अगला स्टेप है। हाँ, एक बात बता दें कि ये फाइनल स्टेप नहीं, क्योंकि कंगना ने ना तो सरेंडर करने पर बात मानी है, ना ही उद्धव सरकार समझौते के मूड में है। मतलब लड़ाई आर पार हो चली है, जिस पर जमकर सियासत भी हो रही है। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं, जैसे आपके टीवी स्क्रीन पर कंगना के बहाने अब क्या सियासत शुरू हो गई है? पहले बुलडोजर और अब ड्रग्स वाला वार, आखिर क्यों? क्या कंगना से उद्धव सरकार हार गई है? कंगना वर्सेस यानी कंगना बनाम उद्धव की लड़ाई का अगला लेवल आखिर क्या होगा? इंसाफ की लड़ाई को सियासत तक कौन ले आया? कंगना के मुद्दे और उस पर हो रही सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे बात करें। लेकिन आप उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कंगना के दफ्तर पर चले बीएमसी के बुलडोजर ने महाराष्ट्र में सियासी लड़ाई का एक नया मोर्चा खोल दिया है। दफ्तर टूटने की टीस में कंगना ने अयोध्या से लेकर कश्मीर तक का मुद्दा उठाया और अब बीजेपी ने इसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी जोड़ दिया है। सेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। कहने की जरूरत नहीं कि कंगना फिलहाल सियासत के केंद्र में है। बीजेपी बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है तो उसकी सहयोगी पार्टी आरपीआई संविधान को मुद्दा बना रही है। रामदास आठवले कंगना से भी मिले और राज्यपाल से मिलकर बीएमसी की कार्रवाई पर मुआवजे की मांग कराए हैं। कोर्ट से मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, लेकिन अंदर का मेरा जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी पूरा तोड़ दिया है, पूरे जो वॉल थे वो भी तोड़ दिए हैं और मेरा भारी नुकसान हुआ है। तो मैं कोर्ट में जा रही हूँ। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि कंगना को लेकर हो रही सियासत दो धारी तलवार है, क्योंकि शिवसेना लगातार मुंबई और महाराष्ट्र को मुद्दा बना रही है। जाहिर है महाराष्ट्र में बीजेपी मराठी अस्मिता के खिलाफ दिखना नहीं चाहती और इसीलिए खुलकर सामने भी नहीं आ रही। कंगना का मुद्दा तो बीजेपी ने नहीं उठाया, क्या जरूरत थी? आप क्यों ऐसा बयान देते हो कि उन्होंने मुंबई नहीं आना चाहिए? आप क्यों बयान देते हो उन्होंने ऐसा करना चाहिए? पूरी आपकी सिस्टम क्यों लग जाती है? मुद्दा बड़ा क्यों हुआ? कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया। संजय राउत भी बोला अभी कंगना का विषय खत्म हुआ, तो हम काय के लिए उसके वापिस उसके बारे में बार बार कहे? हम ये कहते हैं कि अभी खत्म हुआ तो खत्म हुआ। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि खुलेआम जो है कंगना ने इसके पहले भी जो है बीजेपी का समर्थन किया था, यही एक कारण हो सकता है कि उसको परेशान करने का? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। दूसरी ओर शिवसेना कंगना के मामले में आक्रामक है, क्योंकि उसे भरोसा है कि मराठी अस्मिता का मुद्दा उसे न सिर्फ मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में फायदा देगा, बल्कि महाराष्ट्र में भी उसकी ताकत बढ़ेगी। हालांकि ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है और इसीलिए एनसीपी के मुखिया शरद पवार इस मामले में शिवसेना के साथ नहीं है, तो कांग्रेस ने भी चुप्पी साध रखी है। बीएमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो रूल्स रेगुलेशन थे वो इसके दूर जाने का काम नहीं किया, तो कई जगह पर महानगर पालिका ऐसे कदम उठाते हैं। ऐसे कदम हमने उठाए, ऐसा एक्सप्लेनेशन मुंबई महानगर पालिका के तरफ से कहा जा रहा है कि कंगना की लड़ाई अब सिर्फ उनकी निजी लड़ाई नहीं है। जोड़ने वाले इसका कनेक्शन बिहार चुनाव से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि कंगना सीधे तौर पर सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई से भी जुड़ी हुई है। शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता भी बीएमसी के इस फैसले को ठीक नहीं बता रहे हैं। ये विद्वेष
मूर्खतापूर्ण कार्रवाई है और शिवसेना को इस तरह की कार्रवाइयों से बचना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि बिहार में बीजेपी के चुनावी पोस्टर पर सुशांत की तस्वीर लग चुकी है। वहीं चुनाव पश्चिम बंगाल में भी है। लिहाजा कांग्रेस की कमान संभालने वाले अधीर रंजन चौधरी ने छूटते ही रिया चक्रवर्ती को बंगाली ब्राह्मण बताकर उनके लिए इंसाफ की दलील दी। यानी सुशांत केस और कंगना रनौत महाराष्ट्र से लेकर बिहार और अब बंगाल तक सियासी मुद्दा है। देखिए, शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आखिर ये लड़ाई कहां से घूमते घुमाते आखिर सियासत पर उतर आई, और सियासत पर उतर आई मुंबई में। कल केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कंगना रनौत के घर जाकर 1 घंटे उनसे बातचीत की। जब आज इस कार्यक्रम के थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मुझसे बात की और बताया कि आखिर वो 1 घंटे में क्या खिचड़ी पकी, आप भी सुनिए। के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। खास मेहमान की एक खास पहचान भी है, और वो पहचान ऐसी जिसका नाम रामदास अठावले साहब है। आप केंद्र में मंत्री हैं, और जब भी कहीं अन्याय होता है आप एक राजनेता के साथ साथ समाज सेवी के रूप में भी दिखाई देते हैं। अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई में कूद पड़ना उनकी एक, आप समझिए कि फितरत सी दिखाई देती है, और ऐसा ही कुछ कंगना के मामले में भी दिखाई दिया। कंगना के मामले को लेकर और उसके साथ लगातार जांच में जो रोड़े आ रहे हैं उस पर बात करने के लिए अठावले साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं। रामदास जी, आपका देश का सवाल के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, 1 घंटे आपकी कंगना के साथ मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुई? हाँ, मतलब कंगना के साथ उनके खार में जो उनका मकान है, वहाँ उनके मकान पर मेरी 1 घंटा तक चर्चा हुई, और उसमें मैंने उनको वादा किया कि रिपब्लिकन पार्टी आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। मुंबई ये किसी की जागीर नहीं है, मुंबई सबकी मुंबई है। ये मुंबई शिवसेना की है, बीजेपी की है, आरपीआई की है, कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है। इतना ही नहीं तो मुंबई में रहने वाले सभी जाति के, धर्म के, भाषा के लोगों की ये मुंबई है, अपने देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई ने बहुत सारे लोगों को सहारा दिया है, मुंबई ने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है, मुंबई ने बहुत सारे लोगों को ताकत दी है। तो ऐसे मुंबई में रहने वाली जो हमारी कंगना राणावत जी है, तो कंगना राणावत जी को मैं विश्वास दिलाने के लिए गया था कि मैं आपके साथ हूँ, मेरी पार्टी आपके साथ है, आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप शांति से यहाँ रहो, आप फिल्में अच्छी फिल्में निकालो, अच्छा काम करो। उसके साथ साथ इस पर भी चर्चा हुई कि उनका जो पाली हिल में ऑफिस था, वो ऑफिस मतलब कंगना वहाँ मौजूद नहीं थी। वो मतलब अपनी मनाली से बाय रोड चंडीगढ़ आई, चंडीगढ़ से फ्लाइट पकड़कर वो मुंबई उतरी, और उसके पहले 1 दिन उन्होंने नोटिस निकाला, और जब कंगना उधर आ रही थी तब सुबह से लेकर वो मकान का सत्यानाश कर दिया। वो जो मतलब ऑफिस था उसका सत्यानाश कर दिया, और बाहर का मतलब डिमोलिशन को थोड़ा कुछ हम समझ सकते थे, लेकिन सब मकान तोड़ने का क्या मतलब था? क्या मतलब था सब मकान तोड़ने का? म्यूनसिपाल्टी ने अगर उनको परमिशन दिया था कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो क्यों वो तोड़ा? अंदर जाकर उन्होंने उनका जो फर्नीचर वो क्यों तोड़ा? वो मुझे बहुत बड़े भावनाओं से होकर बता रही थी कि मेरी जो पूरी कमाई है, ये पूरी कमाई मैंने इस ऑफिस में लगाई थी, और वो मेरा ऑफिस तोड़ा है। रामदास जी, आप कंगना के पास अपना समर्थन देने आप गए, आपने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आपके साथ है। अब आपके मन में क्या ऐसा लगता है कि अब कंगना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ हो जाए? नहीं, मुझे ऐसा कुछ उनको रिपब्लिकन पार्टी में लेने के लिए मैं नहीं गया था, मैं उनको संरक्षण देने का वादा करने के लिए गया था। अभी शिवसेना ने भी मतलब अपना निर्णय बदला है, उन्होंने बोला कि अभी कंगना के विषय पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। संजय राउत ने बोला है, तो मुझे लगता है कि झगड़ा अभी मिट गया है, लेकिन अभी उनका जो ऑफिस टूटा है उसका कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, और उनको कोई पार्टी में लेने के लिए मैं नहीं गया हूँ। लेकिन अगर वो मेरे पार्टी में आते हैं तो मुझे बहुत बड़ा आनंद होगा, या मेरे पार्टी में हो या बीजेपी में हो, किसी न किसी पार्टी में आने के संबंध में मतलब वो विचार कर सकती है। लेकिन अभी तो वो मूड में नहीं है, वो अभी बहुत बड़ी भावनावश है,
उन्होंने मतलब ड्रग माफिया के नाम उन्होंने दिए और एनसीबी ने उसकी इंक्वायरी करके कुछ लोगों को, रिया चक्रवर्ती उनका भाई और कुछ लोगों को अरेस्ट कर दिया है। और अभी कंगना ने बोला था कि और भी कुछ लोग मेरे पास और भी नाम है, ये नाम मैं बताऊंगी, लेकिन उनका नाम मतलब ड्रग के साथ जोड़ने का काम मतलब शिवसेना का जो सामना न्यूज़पेपर है उसमें उन्होंने मतलब दे दिया। रामदास जी मुझे पता है आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है, इस बीच आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर कंगना आरपीआई में आती है तो कितनी खुशी होगी और बीजेपी चली जाती है तो कितनी खुशी होगी? अगर वो आरपीआई में आती है तो मुझे 100% खुशी होगी और बीजेपी में जाती है तो 50% खुशी होगी। मतलब बीजेपी भी हमारी पार्टी, मित्र पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली पार्टी है और अभी वो कहाँ आती है, कहाँ उनको फायदा है। अभी मेरे पार्टी में आने से कोई उनको पॉलिटिकल ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं, लेकिन बीजेपी में जाने जो एमपी बन सकती है वो और भी कुछ बन सकती है, क्योंकि बीजेपी के हाथ में पूरी सत्ता है। तो इसीलिए अभी उनको क्या निर्णय लेना है वो ले लेगी। रामदास जी आप कंगना के इस इंसाफ की लड़ाई में आज आप एक डेलीगेशन लेकर राज्यपाल के पास मलाबार हिल चले गए, लेकिन मुख्यमंत्री का निवास, जितना मैं मुंबई जानता हूं, आपका निवास जानता हूं, कलानगर में मुख्यमंत्री रहते हैं, आप उनसे जाके क्यों नहीं मिले? राज्यपाल से मिलकर क्या हासिल होगा? नहीं, राज्यपाल को हमने बताया कि राज्यपाल अपने राज्य के प्रमुख होते हैं, वो पालक होते हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री को बताना चाहिए, उन्होंने मुंबई महानगर पालिका को बताना चाहिए। और माननीय राज्यपाल जी जो हमारे माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी है, उन्होंने भी नाराज व्यक्त की है कि भाई उनका जो ऑफिस तोड़ा ये गलत काम है। तो इसीलिए मैंने उनको इतना ही बोला कि भाई ऑफिस तोड़ने वालों पर कड़ी सजा होनी चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, म्यूनसिपालिटी ने पूरा ऑफिस बनाकर देना चाहिए। ये दो बातें मैंने उनके साथ की है और उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया है कि जरूर मैं उसमें ध्यान दे देंगे। और उद्धव ठाकरे जी को कि क्यों नहीं मिले, तो उद्धव ठाकरे जी ज़्यादा किसको मिलते तो नहीं है, मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनको मिलने से कुछ फायदा नहीं होगा, इसीलिए मैं राज्यपाल को मिला हूँ। जी रामदास जी, आप चूंकि मुंबई में रहे हैं, आपकी कर्मभूमि मुंबई रही है, आपसे जानना चाहेंगे मुंबई में जिस तरह से ड्रग्स का जाल है, इस ड्रग्स के जाल पे रिया की गिरफ्तारी के बाद ये सारी बातें और भी खुल रही हैं, लेकिन क्या इसके पहले जो सरकारें थी उन्होंने ड्रग्स को लेकर किस तरह से नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल किया जाए, कार्टेल रोका जाए, पकड़ा जाए, ऐसा कभी मंशा दिखाई नहीं दी? क्या आप मानते हैं मुंबई में ड्रग्स का जकीरा, नशे का नेटवर्क बड़े पैमाने पर चल रहा है? हाँ, मतलब जो जिस तरह ड्रग्स है, कोकीन है, इसी तरह का जो स्मगलिंग होता है और बाहर से मतलब वो माल आता है। बहुत बार मुंबई पुलिस उनको पकड़ती भी है, कस्टम वाले पकड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब ये तस्करी जो है, ये तस्करी हो रही है। ड्रग्स बड़ी संख्या में अपने मुंबई में आ रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में इसका पूरा जाल फैल गया है। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग का पूरा मतलब जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क मतलब पूरा इसमें मतलब आ गया है और ये ड्रग्स का पूरे फिल्म इंडस्ट्री में फैल गया है जाल। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का और कोकीन का फैल गया है जाल, इसीलिए हो रहा है मुंबई का ऐसा हाल। तो इसीलिए मुंबई का ऐसा हाल ना हो, उसके लिए हमने ड्रग को पूरा बैन करना चाहिए। बैन तो ही है उनके ऊपर, लेकिन तो भी स्मगलिंग होता है उसको रोकना चाहिए। और मुंबई पुलिस, कस्टम है, नेवी है, इन्होंने ऐसे आने वाले कोकीन को और ड्रग को रोकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मनीष जी रामदास जी, मुझे अंदेशा था, आपकी अपनी एक अलग पहचान है, सियासत में तुकबंदी कर बातों को जोड़ना और उसे बेहतर तरीके से सामने रखना, यह आपकी एक खासियत है। कल जब आप कंगना के साथ बातचीत कर रहे थे तो क्या आपने कंगना को ताकीद दी कि मराठी अस्मिता, मुंबई की अस्मिता और मुंबई का नाम, जिस तरह से उन्हें पीओके कह दिया, पाकिस्तान बीच में आ गया, ये सारी बातें जो हो रही थी, आपने क्या कोई समझाइश दी कंगना को कि इस तरह से ट्वीट करने से बचना चाहिए? हाँ, तो मतलब अभी तो पूरा मामला अभी मतलब उनको थोड़ा गुस्सा था कि भाई शिवसेना बहुत ही तेजी से उनके विरोध में आगे आ रही थी और इसीलिए उन्होंने मतलब ऐसा बोला था कि मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ, मुंबई को पीओ को बोलना ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन उन्होंने ये क्या, मुंबई का पीओ क्या है क्या, ये आतंकवादियों का अड्डा है क्या, या धमकी देने का काम हो रहा है, इसीलिए उन्होंने ऐसी भावना व्यक्त की थी। लेकिन मनीष जी, मतलब मैं उनके उस मत से सहमत नहीं हूँ। मुंबई मुंबई है, सभी लोगों की मुंबई है
और ये मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने जो वो बोला था वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ, और मैंने उनको मराठी सीखने के लिए बोला है। उन्होंने भी बोला है कि भाई मराठी मुझे पूरी समझती है, लेकिन मराठी बोलने के लिए मैं अभी कोशिश करूँगी, और वो बहुत जल्दी मराठी बोलेगी, ऐसा मुझे लगता है। और वो मराठी बोलेगी तो शिवसेना वालों को बहुत बड़ा आनंद हो जाएगा। मनीष जी। जी, एक आखिरी सवाल रामदास जी, मुझे पता है आप काफी व्यस्त हैं, आपसे सवाल कि अब कंगना की इस लड़ाई में सियासत तो कूद ही गई है, लेकिन आज दाऊद की भी एंट्री हो गई। हाँ, मतलब दाऊद की एंट्री हो गई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है आप कंगना का घर तोड़ देते हैं, कंगना का दफ्तर तोड़ते हैं, लेकिन आपको दाऊद की प्रॉपर्टी दिखाई नहीं देती, दाऊद को तोड़ने से आप बचते हैं। हाँ, तो मतलब जो देवेंद्र फडणवीस ने बताया वो सही है कि कंगना का मकान अचानक तोड़ने का बदला लिया जाता है, लेकिन कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी मतलब दाऊद इब्राहिम जो है, जो मतलब गैंगस्टर है, जो मतलब मुंबई में बम ब्लास्टिंग करके यहाँ से पाकिस्तान में चला गया, और उस मतलब दाऊद के जो 2 बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी म्यूनसिपालिटी नहीं तोड़ती है, क्योंकि म्यूनसिपालिटी दाऊद को डरती है और कंगना को नहीं डरती है। इसीलिए मतलब कंगना पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मनीष जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में मैं बताना चाहता हूं कि जरूर एक दिन उड़ जाएगी फ्यूज, एक दिन जरूर उड़ जाएगी फ्यूज, क्योंकि मेरे साथ है एक दिन जरूर उड़ जाएगी फ्यूज, क्योंकि मेरे साथ है इंडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद रामदास जी, आप हमारे साथ जुड़े। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था, बेबाक अंदाज और अपने मन की बात कहने के माहिर, सियासत के धुरंधर रामदास अठवले केंद्रीय मंत्री हमारे साथ थे, जिन्होंने कंगना पर अपनी बेबाक राय रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले को सुना, संसद में भी आपने इनके इस अंदाज को देखा होगा। अपने अंदाज में कहते कहते इन्होंने ये जरूर कहा कि अगर कंगना ये चाहें कि वो सियासत में एंट्री करना चाहें तो उनकी पार्टी के अलावा संकेत में कहा है बीजेपी भी जा सकती है। इसी पर चर्चा करने के लिए देश का सवाल में एक बड़ा पैनल मौजूद है। बड़े पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी की प्रवक्ता श्वेता शालिनी हमारे साथ हैं। जी हां राजपुंज साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आपकी जो भूमिका होती है वो कहीं ना कहीं शिवसेना के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। हमारे साथ एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं, और हमारे साथ दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक, और राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ खुले तौर पर कांग्रेस का समर्थन करते हैं, मेरे साथ हैं। सबसे पहला सवाल, जिसका प्रदेश में गृह मंत्री हो, 3 पहियों की सरकार है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, और अगर मेरे पैनल पर एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, गृह मंत्री अनिल देशमुख उनकी पार्टी के हो, आप पर आरोप है श्रीवास्तव जी, दाऊद का घर तोड़ने की हिम्मत नहीं, एक निहत्ती महिला का आपने दफ्तर और घर तोड़ने का मन बना लिया, दफ्तर पर तो पंजा भी लगा दिया। मैं आपको थोड़ा मनीष जी पीछे ले चलना चाहता हूं। देवेंद्र फडणवीस की जब सरकार थी उस समय बीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा, कपिल शर्मा, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान और मीठा सिंह, इन सारे लोगों के मकान तोड़े थे। और हर बार देवेंद्र फडणवीस जी ने यह कहा कि बीएमसी और सरकार अलग है, ये काम बीएमसी ने किया है, मैं इसको देखूंगा। आज आप मुझे बताइए कि आप सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ये नैतिकता की बात है? अगर उस दिन जब आपने मकान तोड़े थे, उस समय जब आपने तोड़फोड़ बीएमसी ने की थी, तो उस समय आपको या तो ये जिम्मेदारी लेना चाहिए थी कि हाँ ये सरकार का 2 साल से पड़ी शिकायत
जब सरकार की चूल्हे हलती हैं तब आपको याद आता है कि जेसीबी का पंजा लगाओ। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया मनीष जी। ब्रिजमोहन जी, मेरा सवाल था कि जो शिकायत अगर अवैध निर्माण है, 2 साल से ये शिकायत बीएमसी के पास पड़ी थी, तब आपको याद नहीं आया? जब सरकार की चूल्हे हलने लगी, सरकार से सवाल पूछे जाने लगे, सरकार को आईना दिखाने जाने लगा, तो आपको जेसीबी का पंजा याद आया, और वो भी उनके आने के एक दिन पहले। क्या उसके लिए उनकी सरकार जिम्मेदार थी? उस समय फिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया कि मेरी सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं बीएमसी से बात करूंगा? आज वो दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये हाई कोर्ट, ये जो कोर्ट का ऑर्डर है आज का नहीं है, उनकी सरकार में भी कोर्ट का ऑर्डर था। क्या उस समय उनकी हिम्मत पड़ी सरकार दाऊद इब्राहिम के मकान तोड़ने की? आज आप ये प्रश्न कर रहे हैं। ये सारे की सारा मामला तो आप तोड़ दीजिए ना ब्रिजमोहन जी, आप तोड़ दीजिए। वो देशद्रोही है, अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर है, आप तोड़ दीजिए। आप एक नमूना पेश कर दीजिए। आपने कंगना का तोड़ा, दाऊद का भी तोड़िए कल। मत जोड़िए, ये सरकार का मुद्दा नहीं है। बीएमसी ने अगर कोई कार्रवाई की है तो ये बीएमसी का मुद्दा है। किसके अंडर आती है? बीएमसी किसके अंडर आती है? कहती रही है। आज इनको सरकार का मुद्दा दिखने लगा, ये कैसे हो सकता है? आपके पास जवाब नहीं है ब्रिजमोहन जी। श्वेता शालिनी हमारे साथ हैं। श्वेता जी, ये तो काम आप लोग भी कर सकते थे, ऐसा एनसीपी कह रही है, लेकिन कंगना जो कुछ भी कर रही है वो आपके उकसावे और आपके उचकाने पर कर रही है। देखिए मनीष जी, पहले आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ, और उसका उत्तर बहुत ही सिंपल है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अभी आपने देखा ब्रिजमोहन जी किस तरीके से आपके प्रश्न को टाल रहे थे। जुलाई के अंतर्गत जर्जर हालत में दाऊद इब्राहिम की पड़ी हुई इमारत है। जुलाई में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप उसको गिराओ, फिर भी इनकी हिम्मत नहीं हुई कि उसको छू सके। और आपको करेक्ट करना चाहती हूँ मनीष जी, 2 साल पहले डीवी फ्रीज नाम की एक बिल्डिंग है जो कि कंगना की बिल्डिंग है, उसके तहत उनको नोटिस मिला था। जो पाली हिल का घर गिराया गया उसमें उनको नोटिस उस दिन सुबह 10:30 बजे चिपकाया गया। 10 बजे जेसीबी का काम शुरू हो गया था, जिसका क्लियर कट मतलब यही है कि सरकार एक बहुत ही लोकशाही से नहीं चल रही है, ये ठोकशाही से चल रही है। लोकतंत्र पे हमला करते हुए इन लोगों ने एक साजिश के तहत उनका घर गिराया। अच्छा श्वेता जी मेरा आपसे सवाल है। श्वेता जी मेरा आपसे सवाल है, आप एक बात साफ कर दीजिए। मुझे पता है आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, पार्टी का पक्ष रखती हैं। मेरा आपसे सवाल है, इस वक्त आप कंगना के साथ हैं या बीएमसी की अवैध कार्रवाई के खिलाफ? देखिए, हम बीएमसी के अवैध कार्रवाई के खिलाफ हैं। हम कंगना के सपोर्ट में नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि कई बार हम उनकी बातों से सहमत नहीं रहते हैं। लेकिन इस संविधान के तहत हर व्यक्ति को अपना मत बोलने का अधिकार है। यदि आप उसके मत से सहमत नहीं हैं तो आप कोर्ट जाइए। सरकार को कोर्ट जाना चाहिए था, उनको कोर्ट तक घसीटना चाहिए था। लेकिन ये क्या चीज हुई कि पूरी स्टेट मशीनरी एक अकेली औरत के पीछे लग गई। ये क्या चीज हुई कि आपके पार्लियामेंट में चुने हुए राज्यसभा के मेंबर एक अभद्र टिप्पणी करते हैं एक महिला के खिलाफ, और आपके खुद के अबू आजमी जी और प्रताप सरनाईक जी बाहर आते हैं और कहते हैं कि यदि आप मुंबई लौटेंगी तो हम आपका सर हथौड़े से फोड़ देंगे। ये कोई तरीका है बातचीत करने का? आपके शब्दों से जी, महिला अस्मिता की बात है, महिला अस्मिता की बात है, महिला का सम्मान होना चाहिए। हमारे साथ शिवसेना का पक्ष रखने के लिए राजनीतिक विश्लेषक राज पुंज जी हैं। राज जी, एक समय था, हालांकि कंगना ने अपने एक ट्वीट में कहा है, मैं बाला साहब, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का बहुत सम्मान करती हूं। बाला साहब की जब हुंकार होती थी, जब वो दहाड़ते थे तो अच्छे शांत हो जाते थे। लेकिन आज कंगना रनौत की मां आशा रनौत ने कहा है कि आप कायर और आप डरपोक हैं, शिवसेना डरपोक है। देखिए, कंगना जी के अपने शब्द हैं, अपने विचार हैं। कभी शिवसेना के किसी भी नेता ने और किसी भी शिव सैनिक ने गलत नहीं कहा।
को कहाँ तक मेरी जानकारी है, लेकिन उनको यही बोला, संजय राउत ने बोला कि आप सपने हैं, कलाकार हैं, आप कम से कम अपना परिचय कलाकार के करा दीजिए, आप गतिविधियां आप शुरू कर ट्विटर वॉर शुरू कर, तो उनको यही समझाया गया, लेकिन वो नहीं समझ आया। उन्होंने महाराष्ट्र को यहाँ पर 11 करोड़ नहीं समझ आता तो आप धमकी देकर समझाएंगे, नहीं समझ आता तो आप पंजा लगवाएंगे, जेसीबी का पंजा लगवाकर अंदर की चीजों को तोड़फोड़ करेंगे आप। सर हमने लगवाया पंजा, अरे बीएमसी ने लगवाया, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं आपसे बीएमसी कौन चलाता है? कह रहा हूँ, बीएमसी कौन चलाता है? बीएमसी कौन चलाता है? और आपने समझाया, नॉटी गर्ल बोलकर समझाया आपने, समझाने का तरीका है। कमिश्नर जो है, जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, बीएमसी कौन चलाता है? राज जी आप इसका उत्तर दीजिए, बीएमसी कौन चलाता है? किसका राज चलता है? अरे तो सीबीआई मोदी जी चलाते हैं क्या? शालिनी जी, सीबीआई मोदी जी चलाते हैं? बीएमसी में किसका राज चलता है ये बताइए। बीएमसी में किसका राज चलता है? मनीष जी, इन लोगों ने, बीएमसी ने 10 बजे एक कैवियट फाइल किया कि बिना हमको सुने आप फैसला ना दें। इसका अर्थ ये पता था कि जैसे ही कंगना कोर्ट जाएंगी, कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ होगा, इसलिए कैवियट ही इन लोगों ने इसलिए फाइल किया। उनकी जब वकील वहां गई तो उन्होंने कोई भी कार्रवाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जाके देखिए राज जी, आपके जब वकील को बोला गया, जज ने बोला कि आप बीएमसी कमिश्नर को फोन कीजिए, तो उन्होंने कहा वहां पर बकायदा कि मैं नहीं जानती कि बीएमसी कमिश्नर मेरी बात सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं। श्वेता जी, राज जी आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खराबी है। श्वेता जी, आपके ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए दीपक झा भी हैं। दीपक झा, आपकी पार्टी की नेत्री, जी हाँ, हर छोटी बड़ी घटना पर ट्वीट कर देती हैं। आपकी पार्टी की नेत्री महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन एक महिला के साथ आपकी अपनी सरकार में इतना अत्याचार हो रहा है, मुंह में दही जमा है। मनीष जी, मैं बोलूं, मैं बड़े शांति से सबको सुना हूं, उम्मीद करता हूं सब लोग सुनेंगे। जी मनीष जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप बोलिए। और श्वेता शालिनी आपसे बात करेंगी। मैंने कहा, मैं पहले उम्मीद करता हूं कि सारे लोग बिल्कुल शांति से धैर्य के साथ मेरा जवाब सुन लेंगे। 1 मिनट 2 मिनट मैं कहता हूं, मैं पूरा देश महिलाओं के सम्मान के साथ खड़ा है, महिलाओं की अस्मिता के साथ खड़ा है, लेकिन कंगना राणावत को क्या किया गया यहाँ पे, जिस तरीके से अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को नहीं मार पा रहा था तो सामने लाके शिखंडी को खड़ा कर देता है, उसी तरीके से एक शिखंडी के रूप में एक नारी का इस्तेमाल किया जाता है भाजपा के द्वारा महाराष्ट्र के सरकार को ब्लेम करने के लिए। कंगना राणावत को मैं बहुत समझदार और बहुत अच्छी अभिनेत्री समझता हूँ, पूरा देश समझता है। सुन लीजिए, सुनिए पहली बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। हेलो मैडम, पूरी बात सुनिए, बात सुनिए। आप चुप रहिए और पूरी बात सुनिए। आप बिल्कुल तमीज से रहिए, बात सुनिए। आपको मैं यहाँ जवाब देने नहीं आया बैठाऊँ। आपने जो कंगना को पाल रखा है, कंगना के नाम पे पूरे देश में तबाही मचा रही है। चुप करिए, आप कंगना के नाम पे पूरे देश में तबाही मचा रहे हैं, तांडव मचा रहे हैं। आप ये बताइए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, 5 साल क्यों नहीं गिराया दाऊद इब्राहिम का घर? आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे आगे बैठ के आप ब्लेम करती हैं, आपने क्यों नहीं गिराया दाऊद इब्राहिम का घर? आपने कपिल शर्मा का घर गिराया, आपने दूसरे कलाकारों का घर गिराया। मनीष जी इनको चुप करवाइए, मनीष जी इनको चुप करवाइए। पहले औरत हो गए, औरत की तरह तमीज सीखे यहाँ पे बैठ के। मैडम आप चुप रहिए, तमीज से बात करिए और मैंने आपको बोलने का मौका दिया। दीपक जी, मैं कहना चाहूंगा, देश के सवाल के मंच में कोई भी निजी हमले नहीं होने चाहिए, और जब खासकर देश के सवाल में कोई महिला बैठी हो तो उसके साथ सम्मान से आप संबोधन करेंगे। व्यक्तिगत कोई भी हमला देश के सवाल के मंच में नहीं हो सकता। अब इससे पहले कि हम बहस की ओर आगे बढ़ें, इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। सुशांत केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सुशांत के घर से रिया को गया था कुरियर, लॉकडाउन के दौरान भेजा गया था कुरियर में भेजा गया था आधा किलो बड
दीपेश ने रिया के घर भेजा था बड़गा कुरियर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो कि एनसीबी लगातार अपनी जांच में एक एक कड़ी जोड़कर ड्रग्स रैकेट और नशे के नेटवर्क की बात को समझकर इन सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई, और जिसके बाद एक एक बात सामने आ रही है। लॉकडाउन के दौरान भेजा गया था कुरियर में भेजा गया था आधा किलो बट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और रिया ने यह कबूला भी है कि 15 फिल्मी सितारे, वो बड़े नाम जो कि जल्द सामने आएंगे, जिनका इस नशे के कारोबार से सीधा कनेक्शन यानी कि सीधा संपर्क है। हमारे साथ इस पर बहस और चर्चा करने के लिए मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी नहीं है, लेकिन राजपुंज, श्वेता शालिनी और दीपक झा जी हमारे साथ मौजूद है। दीपक जी, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं आऊंगा श्वेता जी से पूछूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत के बिहार चुनाव को लेकर बिहार में जो पोस्टर लगे हैं, आखिर उसके क्या मायने हैं। दीपक जी, अपनी बात पूरी करें आप। जी मनीष जी, मैं उम्मीद करता हूं कि सभ्य महिला जो शालिनी, इनका नाम है, शालिनीता के साथ शालिनी जी मेरी बात को सुन लेंगी। इनसे करबद्ध निवेदन है, जो जवाब देना हो मैनर्स के साथ, तमीज के साथ बाद में बोल लेंगी। मैंने इनके बीच में नहीं टोका था। अब मैं आता हूं बातों पे। देखिए, बात चली थी सुशांत की मौत से। सुशांत की हत्या है, आत्महत्या है, मामला पहुंचता है ड्रग्स पे। कंगना रनावत तो उसमें फुल पब्लिसिटी लेती हैं और देश को सुरक्षा देनी पड़ जाती है। दीपिका पादुकोण जब जाती हैं जेएनयू, लोग मारने की धमकी देते, वो भी तो राष्ट्रीय अभिनेत्री थी, उनको तो कहते थे भाजपा लोग काले झंडे दिखाते, तो उनको तो सुरक्षा नहीं दिया गया, उनके प्रति आपने हमदर्दी नहीं दिखाया। वो भी तो महिला थी देवी जी, और उसके प्रति आपने हमदर्दी नहीं दिखाया। बात यह है कि भाजपा की बात करती है, मोदी जी के मन की बात करती है, इसलिए आपको प्यारी लगती है, जो कि मुंबई में आपका एक कंधा बनी हुई है, और इनके कंधे पर आप बंदूक रख के गोली चलाते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी इतने बहादुर इंसान हैं, तो इन्होंने घर क्यों नहीं ढाया था दाऊद इब्राहिम का? 5 साल मुख्यमंत्री थे, और आज जब बिहार में चुनाव आता है तो कंगना रनावत और सुशांत सिंह की मौत पे राजनीति करते हैं। ये तो गिद्ध की तरह मांस नोच रहे हैं आप लोग। किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? तो भाजपा इस घटिया स्तर से, घटियापने से निकले, और मैं आपको देखो इतनी हवा दी जा रही है। एक गिद्ध राजनीति बंद करे भाजपा, गिद्ध की राजनीति बंद करे भाजपा। ऐसा है मनीष जी, शालिनी जी सभ्यता के साथ सुने, एक महिला है, नहीं तो इनका सम्मान हो जाएगा। उनका भी तो जवाब सुन लीजिए। सम्मान नहीं करते हैं राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के। दीपक झा, आपने अपनी बात कही, उनका जवाब सुनिए आप। महिलाओं को बराबरी का अधिकार चाहिए मनीष जी। 10 सेकंड मैंने कहा महिलाओं को बराबरी का अधिकार चाहिए। महिलाएं दीपक झा को गाली दे दें, लेकिन दीपक झा हाथ जोड़ के महिलाओं के सामने खड़े रहे और कहें कि आप तो देवी है, सम्मानीय है। मैं तो कहता हूं मेरे को जूता मारिए, गाली दीजिए, लेकिन कंगना रनावत का कोई नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता और करेगा। का इस्तेमाल दीपक झा ऐसा ना कोई करता ना कहेगा। आप क्यों खुद पे सहानुभूति ले रहे हैं? आप कंगना रनावत सहानुभूति चाहते हैं श्वेता जी? ऐसा है मनीष जी, अब अगर दीपक जी चुप हो जाएं तो मेरा नाम दोबारा मनीष जी, मैंने कहा कंगना रनावत ने अपनी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करके सड़क छाप हैसियत साबित कर दिया है। दीपक यदि जल जाए तो मैं उनको 2-3 चीजें बता दूं। पहले उनकी सबसे तीसरी चीजों से शुरुआत करती हूँ। भाषा का इस्तेमाल अगर कांग्रेसी प्रवक्ता ना करे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि क्या क्या कांग्रेस वालों ने या राहुल गांधी ने तो देश को भी सीरिया कह दिया था, और प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने कैसे कैसे शब्द कहे थे ये पूरे देश को मालूम है। दूसरी चीज, अब मैं आती हूँ या दीपिका पादुकोण जो पूरे अवार्ड वापसी ब्रिगेड, ये कांग्रेस वालों को बहुत प्यारे हैं। आज जो कभी भी मुंह नहीं खोल रहे हैं महिला सशक्तिकरण के नाम पर, तो शायद दीपक जी, दीपिका पादुकोण ने आप ही के कान में आकर मांगा होगा आपसे वाइस सिक्योरिटी। तो जो आपके मन की बात ना करे, जो आपके खिलाफ बात करते हो, तो देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, वरना ऐसा होगा सोच को आप अपनी सुधारिए, गंगा में जाइए, डुबकी लगाइए, थोड़ा मन को पवित्र करिए। ऐसे काम नहीं चलता है, मन को पवित्र करिए। दीपक झा, अपनी बात पर टिके। आपने कहा था जब आप कह रहे थे वो शांत थी, जब आप कह रहे थे वो शांत थी दीपक झा, और दीपक झा ऐसे नहीं चलेगा। जब आप कह रहे थे तब वो शांति हमारे साथ। इसके आगे देश बढ़ ही नहीं रहा है। दीपक झा, श्वेता जी को कहने दीजिए, बृजमोहन जी भी जुड़ गए।
और बहस के आखिरी पड़ाव में मुझे बृजमोहन जी और राजपुंज दोनों के पास जाना है। श्वेता जी, आप अपनी बात रखें। मनीष जी, मैं आपके प्रश्न और इनके प्रश्न का भी उत्तर देना चाहूंगी। बिहार चुनाव में ना तो शिवसेना है कि हम सुशांत के नाम पर राजनीति कर सकते हैं, दूसरा शायद ये राजनीतिक विशेषज्ञ हैं इसलिए इनको पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने घर क्यों नहीं तोड़ा दाऊद इब्राहिम का, इसका जवाब दीजिए। देवेंद्र फडणवीस जी ने घर क्यों नहीं तोड़ा दाऊद इब्राहिम का? 56 इंच का सीना क्यों नहीं दिखाया? मोदी जी से क्यों नहीं सीखा? सम्मानीय मोदी जी से क्यों नहीं सीखा? 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए था। मनीष जी से जवाब लीजिए, क्योंकि ये प्रवक्ता नहीं है इसलिए इनको पता नहीं होगा। राजनीतिक विशेषज्ञ मुंबई में दाऊद इब्राहिम का घर क्यों नहीं तोड़ा? बोलते हैं कि मैं बीच में किसी के बोलता नहीं हूँ, लेकिन एक बात तो है, बंद नहीं करते हैं। श्वेता जी एक बात तो है, जिस तरह से मुखर होकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले पर कह रहे थे, आज वो पटना पहुंच गए। पटना के प्रभारी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके साथ हैं। वो प्रभारी इसलिए हैं मनीष जी क्योंकि अलायंस के वो गुरु रह चुके हैं। इतने साल तक हमने अलायंस यहाँ पर निभाया है और मुख्यमंत्री रहे हैं। बृजमोहन जी आ रहा हूँ, बृजमोहन जी, राजपुंज जी आ रहा हूँ। शालिनी जी, आप जवाब दीजिए जी। आप मेरे पीछे बोलना बंद करेंगे मनीष जी, इसका जवाब दे दें। दीपक जी आप एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुकिए। बृजमोहन जी के पास चलते हैं। बृजमोहन जी, एनसीबी के निशाने पर श्वेता जी, श्वेता जी, श्वेता जी, श्वेता जी, श्वेता, शालिनी जी, श्वेता जी, श्वेता जी, कुछ खास नुकसान नहीं हो जाएगा। श्वेता जी, मुझे लगता है जिस अंदाज में सियासत चल रही है, हो सकता है आप लोग कल श्वेत पत्र की भी मांग करें। आप लोग कल श्वेत पत्र की भी मांग कर सकते हैं। बृजमोहन जी हमारे साथ हैं। बृजमोहन जी आपसे सवाल है, एनसीबी के निशाने पर 15 फिल्मी सितारे हैं और एनसीबी के निशाने पर कंगना रनौत है, जिसका ड्रग्स कनेक्शन की जांच शुरू करने के आदेश जारी हो गए। बृजमोहन जी, नहीं, कंगना जी से कोई भी व्यक्तिगत विद्वेष, कंगना जी से किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत नाराजगी ना तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है ना सरकार की है। ये सारा मुद्दा उनके खुद के ही बयान से आया है। उन्होंने खुद ने इस बात को स्वीकार किया था एक इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सारी चीजें मुझे भी करना पड़ी या मैंने भी की है। दूसरी बात जो इसमें बहुत ही साफ सी है कि मैंने आप ही के चैनल पे कहा था, कितनी सतर्क सरकार है कि किसी के बयान को आप लोग इतना सीरियसली ले लेते हैं और तुरंत जांच के भी आदेश जारी कर देते हैं। 15 फिल्मी सितारे एनसीबी के निशाने पर हैं, एनसीबी के टारगेट पर हैं। रिया चक्रवर्ती ने कहा है, तो ये कार्रवाई आपको जब ये जांच शुरू हुई थी तब क्यों नहीं दिखाई दी? ये माना जा सकता है कि हाँ, कंगना जी का अपना खुद का कोई व्यक्तिगत स्टैंड है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर ये कहना पड़ेगा कि कंगना जी भी भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति के तहत महाराष्ट्र में खास तौर से मुंबई को आर्थिक रूप से कमजोर करने की जो एक साजिश चल रही है उसका हिस्सा है। क्योंकि जिस प्रकार राजपुंजी आपको कौन कमजोर कर रहा है? आपके गवर्नेंस, आपकी अपनी व्यवस्था आपको कमजोर कर रही है। कोरोना से लड़ना चाहिए, आप एक महिला से जाकर लड़ रहे हैं। देखिए, कोरोना से तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संक्रमित है इस समय, और लड़ाई चल रही है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लड़ाई चल रही है। वहां बाढ़ भी आती है तो भी आप देख रहे हैं क्या स्थिति होती है। और उस चीज को, श्रीवास्तव जी एक मिनट, आप अपनी बात बोलिए, मुझे बहस खत्म करनी है। कुछ कह रहे हैं श्रीवास्तव जी? राज जी अपनी बात पूरी करें, मुझे बहस खत्म करनी है। ठीक है। श्रीवास्तव जी, अवस्थी जी, देखिए होता क्या है कि सबसे पहले ये मुद्दा छेड़ने की जरूरत क्या थी? पीओ के कहने की आवश्यकता क्या थी कंगना जी को? ठीक है, सुशांत जी के हक में वो चल रही थी, हर कोई चल रहा था, महाराष्ट्र भी पूरा सुशांत जी के जस्टिस के लिए चल रहा था। उनको क्या जरूरत थी पीओ के कहने की? महाराष्ट्र को पीओ के कहने की आवश्यकता क्या थी? सबसे बड़ी बात। उसके बाद अब वो कह रही हैं, अब वो तू तड़ाक पे उतर आई हैं। आपको धमकी देने की क्या जरूरत थी? आपको अब शब्दों का इस्तेमाल और जुबानी जंग में उतरने की जरूरत क्या थी? आपने महाराष्ट्र मुंबई को रणक्षेत्र बनाकर, महाभारत बनाकर, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसकी तो कोई जरूरत दिखाई नहीं देती है आज के लिए।